एक मौत जो सवालों की गुत्थी में उलझती चली गई। जिसे हिरासत में लिया, बाद में उसे ही बेकसूर करार दिया गया। पर क्यों? कौन था एक मासूम की जान लेने वाला? कैसे एक ही केस में 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और दोनों अलग अलग? क्या सच में इस केस का अंत पढ़ाई का प्रेशर था या कहानी अभी बाकी है? आइए समझते हैं माँ और बेटे के रिश्ते पर सवाल उठाते इस केस की सच्चाई। इस केस की शुरुआत होती है 2003 से, जब मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले अनुपम जैन की शादी अलका जैन के साथ होती है। अनुपम भोपाल में ही एक प्राइवेट बैंक में काम किया करते थे, जबकि अलका ने शादी के बाद घर संभालने का फैसला किया। यूं तो ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ बिताने लगे। पर शादी के लगभग 2 साल बाद इन्हें कुछ कमी खलने लगी। ये कमी थी एक बच्चे की। अलका मां नहीं बन पा रही थी। दोनों ने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए। कई जगह माथा भी टेका, ऊपर वाले से प्रार्थना की, और जिसने जो उपाय बताया उन्होंने वो सब कुछ ट्राई किया। लेकिन शादी के 6 साल बाद तक भी वो माता पिता नहीं बन पाए, जिस वजह से दोनों काफी मायूस रहने लगे। खासकर अलका के तो चेहरे की खुशी ही गायब हो गई थी। वहीं अनुपम ने भी सोच लिया था कि बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। पर तभी उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। शुरू में तो दोनों को घबराहट हुई। अनुपम को डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए वो अलका को मना कर देता। पर जब इन्हें पता चलता है कि IVF से कई निसंतान पेरेंट्स को बच्चों का सुख मिला है, तो अलका जिद पर अड़ जाती है और अनुपम भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद ये लोग सेंटर जाते हैं और फाइनली उन्हें वो खुशी मिलती है जिसका इंतजार वो पिछले 6 साल से कर रहे थे। 2010 में अलका एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा गया अभ्युदय जैन। उसके जन्म पर पूरे घर में ढोल नगाड़े बजवाए गए। परिवार अब पूरा हो गया। वो दोनों बहुत खुश थे। समय के साथ साथ अभ्युदय बड़ा होने लगा। साथ ही वो थोड़ा जिद्दी और शैतान भी था, क्योंकि घर का इकलौता बेटा था और माता पिता उसकी जिद पूरी करने में कभी भी कोई कंजूसी नहीं करते थे। वो दोनों उसे प्यार से अभी बुलाते थे। सब कुछ यूं ही चल रहा था कि 2024 में जैन फैमिली के साथ कुछ अलग हुआ। दरअसल इस साल अनुपम को जॉब में ट्रांसफर मिला था, जिस वजह से उसे अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल से 250 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के गुना की चौधरन कॉलोनी में एक किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। ये पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा बदलाव था, खासकर अलका के लिए। उसे नई जगह कुछ खास रास नहीं आ रही थी। वो अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और भोपाल की लाइफ को बहुत मिस किया करती थी। अनुपम भी इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने अलका को कुछ अलग, कुछ नया करने को कहा, जिस पर अलका भी मान गई और उसने एक लेडीज ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उसका शेड्यूल भी बिजी हो गया। वो सुबह योगा क्लास करती और दोपहर को बैडमिंटन खेलती। इसके अलावा भी उसने कई एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। 14 फरवरी 2025 को भी अलका रोजाना की तरह बैडमिंटन खेलने के लिए गई और शाम के करीब 6:19 पर वापस लौटी। रोजाना उसके आने पर अभ्युदय ही दरवाजा खोलता था, इसलिए वो आते ही दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, अभ्युदय को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। 6:19 से अब 7:35 हो चुके थे। ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा, पर अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस पर अलका को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अभी गेम खेल रहा होगा या फिर ईयरफोन से गाने सुन रहा होगा और फोन का वॉल्यूम हाई होगा, इसलिए वो अलका की आवाज नहीं सुन पा रहा है। यही सोचकर वो अपने पति अनुपम को फोन करती है, जो भोपाल में बैंक में काम से गए हुए थे। अनुपम उसे घर के ओनर से स्पेयर की लेने के लिए कहता है। अलका ऐसा ही करती है और घर के ओनर के पास जाकर उसे पूरी सिचुएशन समझाती है। साथ ही उससे चाबी भी मांगती है, जिस पर फ्लैट ओनर की पत्नी उसे चाबियों का पूरा गुच्छा पकड़ा देती है और ये देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर फिर भी वो चाबियों को लेकर जाती है और एक एक करके सभी चाबियों से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और फाइनली दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद वो गुस्से में घर के अंदर जाती है और अभी अभी चिल्लाते हुए किचन, लिविंग रूम समेत पूरा घर देख डालती है। पर उसका बेटा कहीं नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी गया तो गया कहाँ। तभी वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर फ्लैट ओनर की पत्नी तुरंत ही वहाँ पहुँचती है, जहाँ अलका बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी हुई रो रही थी। वो कांप रही थी,
जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। जब वो लेडी आगे बढ़ती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी भी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां अभी की बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर अलका रोए चली जा रही थी, क्योंकि उसने जिस बच्चे के लिए 7 साल तक दर दर की ठोकर खाई थी, मिन्नतें मांगी थी, आज वही बच्चा उसे छोड़कर जा चुका था, वो भी इस तरह से। उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था, देखकर ऐसा लग रहा था मानो शायद उसने खुद अपनी जान ले ली हो। इसके बाद अलका की चीख और रोने की आवाज सुनकर और पड़ोसी यहाँ पे आ जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है। मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और 15 साल के अभ्युदय जैन की बॉडी को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल भिजवाया जाता है, जिसमें अलका भी उसके साथ थी और बार बार रोते हुए यही कह रही थी कि ये तुमने क्या किया, मैं वादा करती हूँ कम नंबर आने पर मैं तुम्हें कभी भी नहीं डांटूंगी। उसकी हालत इतनी खराब हो रही थी कि पुलिस भी अलका को संभाल नहीं पा रही थी। अपने बच्चे को खोने पर एक माँ की जो हालत होती है, ठीक वैसी ही हालत अलका की थी। अब पुलिस अभ्युदय की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजती है, जहाँ 3 डॉक्टरों की एक टीम ये डिक्लेयर करती है कि उसकी जान जाने का कारण स्ट्रेंगुलेशन है, यानी उसे किसी ने गला घोट कर मारा है। अब ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि घर तो अंदर से लॉक था, तो अभ्युदय को मारा किसने? अलका के कहने के मुताबिक वो भी दोपहर से घर पर नहीं गई थी, तो फिर उस दिन अभ्युदय के साथ भला क्या हुआ था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस ने केस को अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो घटना स्थल को ही एक बार फिर से चेक किया गया, पूरे घर की तलाशी ली गई और बाथरूम की एक एक चीज को बारीकी से देखा गया। आखिरकार पुलिस की ये मेहनत रंग भी लाई और उन्हें बाथरूम में दुपट्टे के 2 जबकि लेगी के 3 टुकड़े मिले। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, साथ ही घर में खाना बनाने वाली बाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसने बताया कि उसने आखिरी बार अभ्युदय को दोपहर के करीब 1:30 बजे देखा था। उस वक्त वो अपनी माँ के साथ खाना खा रहा था। इसके बाद बाई तो चली गई और घर पर सिर्फ अलका और अभ्युदय ही थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अभ्युदय की मौत खाना खाने के करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद हुई है। हालांकि रिपोर्ट और बाई का बयान अलका के बयान से मेल नहीं खा रहा था, इसलिए अब पुलिस के शक की सुई अलका की तरफ घूम गई, यानी कि अभ्युदय की मां की तरफ ही। शक करने की एक वजह ये भी थी कि 14 फरवरी को अलका ने पूरे 1 से 1.5 घंटे तक दरवाजा खटखटाया, जबकि अगर उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ गड़बड़ है, उसके बेटे की जान खतरे में है, तो उसने इतनी देर तक इंतजार क्यों किया? पहले ही कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सिर्फ यही नहीं, उस दिन अलका ने अनुपम का फोन कट होने के बाद अपनी एक सहेली को भी फोन किया और जब उसने भी सेम सलाह दी, तब अलका फ्लैट ओनर के पास चाबियां लेने के लिए पहुंची। हालांकि वो अभ्युदय की मां थी और उसे बिना किसी सबूत के सिर्फ एक बयान और शक के आधार पर अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस कुछ और सबूतों की तलाश में जुट जाती है और कॉल डिटेल्स निकलवाती है। साथ ही आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाता है, जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के अंदर या आसपास भटकता हुआ नजर नहीं आया। आखिरी बार अलका ही थी जिसे अभ्युदय के साथ सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। इन सभी सबूतों को आधार मानते हुए 22 फरवरी को अभ्युदय के केस को मर्डर केस की तरफ फाइल किया गया और 8 मार्च को अलका जैन को उसी के बेटे को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने दावा किया कि अभ्युदय को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मां अलका जैन ही है। उसने गुस्से में आकर पहले तो अपने बेटे का गला घोटा और फिर उसकी बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया। इसके बाद वो अपनी सहेलियों के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए गई और शाम को वापस आकर ये पूरा ड्रामा रचा। हालांकि ये पुलिस की थ्योरी थी, अलका का बयान तो इससे बहुत अलग था। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो यही कहती है कि उसने अपने बेटे को नहीं मारा है। लेगी और चुन्नी के टुकड़ों पर अलका का कहना था कि जब वो बाथरूम में पहुंची तो अभी की बॉडी दुपट्टे के जरिए लटकी हुई थी। उसने उस दुपट्टे को काटा तो हो सकता है कि उसी दरमियान उसके टुकड़े वहां गिर गए हों और इसी बीच उसकी लेगी पर भी कैंची लग गई हो और उसके टुकड़े वहां रह गए हों। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो उस दिन घर पर थी ही नहीं, लेकिन पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें माँ और बेटे के बीच कलह पैदा करने वाली सबसे बड़ी वजह के बारे में पता चल चुका था। दरअसल पुलिस ने जब आस पड़ोस के लोगों से और फैमिली के जानकारों से बात की तो उन्हें पता चला कि अलका बहुत ही मॉडर्न ख्यालों की महिला है। उसे घर की 4 दीवारी में रहना कुछ खास पसंद नहीं है। वो हाउसवाइफ जरूर है, लेकिन बाहर मौज मस्ती करना, फ्रीडम वाली लाइफ जीना उसे बहुत पसंद था। इसलिए तो उसने लेडीज ग्रुप ज्वाइन किया ताकि वो अपने शौक, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। वो कपड़े भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक जैसे चाहे वैसे पहनती थी। अनुपम ने भी उसे कभी नहीं रोका, लेकिन अभ्युदय को कहीं ना कहीं अलका के इस लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम थी।
उसे माँ के कपड़े, उनका यूं देर देर तक घर से बाहर रहना, पार्टी करना पसंद नहीं था। इस बात को लेकर वो अपनी माँ से कई बार बहस भी कर चुका था, उन्हें खूब खरी खोटी सुना चुका था, लेकिन अलका हमेशा उसकी बातों को टाल दिया करती थी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो उसने अभ्युदय को डांटना फटकारना भी शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटों के बीच अलका के लाइफस्टाइल को लेकर कुछ खास बनती नहीं थी। कई बार तो वो दोनों एक साथ होते थे, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, और इसलिए अलका भी अभ्युदय पर अक्सर गुस्सा रहती थी। इसलिए पुलिस ने ये मान लिया था कि 14 फरवरी को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर कुछ न कुछ कहा सुनी हुई होगी, और फिर अलका को गुस्सा आया होगा और उसने अपने बेटे को मार दिया होगा। लेकिन अलका की माने तो वो बेकसूर थी, उसने कभी पुलिस की बातों पर हामी नहीं भरी। दूसरी तरफ अनुपम भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है। अनुपम का कहना था कि पुलिस जल्दी से जल्दी इस मामले को रफा दफा करना चाहती है, इसलिए वो अलका को फंसा रही है। उसने तो पुलिस की जांच तक को गलत ठहरा दिया और अपनी पत्नी की बेगुनाही का दावा करते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर भोपाल में पुलिस मुख्यालय तक में न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने कुल 11 पॉइंट्स पर अलका को आरोपी बनाया था और अनुपम ने इन सभी पॉइंट्स पर दोबारा जांच की मांग की, जिसके बाद फाइनली इस केस में ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी के नेतृत्व में एसआईटी की एक टीम बनाई गई और टीम आते ही काम पर लग गई। सबसे पहले तो एसआईटी ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम दोबारा करवाया और डॉक्टरों की नई टीम ने नई मेडिको लीगल रिपोर्ट पेश की, जिसमें मौत का कारण स्ट्रेंगुलेट नहीं बल्कि पार्शियल हैंगिंग लिखा था। यानी इस रिपोर्ट के हिसाब से अभ्युदय ने अपनी जान खुद ली थी, और ये पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिल्कुल उलट ही था। इसके अलावा अलका के कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया गया, जिनसे पता चला कि अलका उस दिन घर लौटने के बाद लगातार फोन पर थी। सिर्फ 20 मिनट का समय था, जिसमें ना तो उसके पास कोई कॉल आया और ना ही कोई कॉल गया, जिस पर एसआईटी ने माना कि इतने कम समय में किसी को मारना और उसे ऐसे दिखाना जैसे सामने वाले ने खुद अपनी जान ली हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा घर का जो मेन दरवाजा था वो अंदर से बंद था, जिसकी चाबी अंदर ही टेबल पर रखी हुई थी। ऐसे में भला अलका अंदर जा भी कैसे सकती थी, और घर अंदर से लॉक था। मतलब जब अलका बैडमिंटन खेलने के लिए गई थी तब अभ्युदय ने खुद दरवाजा अंदर से बंद किया होगा, और इसके बाद तो कोई वहां आया भी नहीं। इसी तरह सभी सबूतों को दोबारा देखने के बाद एसआईटी की टीम ने यह फाइनल किया कि अलका जैन ने अपने बेटे की जान नहीं ली है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अलका ने नहीं किया तो भला अभ्युदय ने खुद ही अपनी जान क्यों ली? तो इसका जवाब जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वो है मेंटल स्ट्रेस। दरअसल अभ्युदय क्लास 8 का स्टूडेंट था। वो नजदीक के ही एक स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। अभ्युदय शरारत में जितना आगे था वो पढ़ाई में उतना ही एवरेज था। उसकी गिनती स्कूल में हमेशा एवरेज स्टूडेंट्स के रूप में ही होती थी, जिस वजह से अक्सर अनुपम और अलका भी परेशान रहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अभ्युदय पर कोई प्रेशर नहीं डाला। हाँ, उसे समझाया जरूर करते थे कि अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे तो फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी की एक आदत थी, वो माता पिता की बात सुनता जरूर था, पर उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल भी जल्दी देता था। उसे तो बस पूरा दिन मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स, इन्हीं सब में दिलचस्पी थी। जब भी मौका मिलता तो या तो वो फोन चलाने लगता या फिर गेम खेलने लगता। ऐसे ही उसने 7वीं तक की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन 8th क्लास में आते ही उसके रंग ढंग कुछ ज्यादा ही खराब हो गए थे। आलम ये था कि जब उसका रिजल्ट आया तब वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका था। सिर्फ यही नहीं, हिंदी में भी उसे 80 में से 28 नंबर ही मिले थे, जिस वजह से अभी के टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को बच्चे पर ध्यान देने के लिए कहा, क्योंकि टीचर्स भी समझ चुके थे कि अगर अभी को नहीं समझाया गया तो वो भटक सकता है। ये सुनकर बेशक हर माता पिता गुस्सा ही होंगे। अनुपम और अलका के साथ भी यही हुआ। वो अभी का रिजल्ट देखते ही भड़क उठे। दोनों ने उसे डांटा और हर तरह से समझाने की कोशिश की कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, यूं अपना समय बर्बाद ना करे। अलका ने तो अभी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, और इस बात का असर कहीं न कहीं अभी के दिमाग पर हुआ। उसने तब तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, बाद में भी शांत रहा, पर 14 फरवरी के दिन जब शायद वो अपनी माँ की डांट, पिता का कंसर्न, उनकी चिंता को समझ नहीं पाया और इसे अपने लिए गलत बर्ताव समझ बैठा, तब उसने अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर ली। यही कारण था जो अलका बार बार अपने मृत बेटे से कह रही थी कि वो अब उसे कभी नहीं डांटेगी, चाहे उसके कितने भी मार्क्स आए, वो जो चाहे करे, पर बस एक बार उठ जाए। हालांकि अभी फिर कभी नहीं उठा। वहीं ये कहानी भी एसआईटी टीम की इमेजिनरी स्टोरी है। अभी तक अभ्युदय की मौत की सटीक कहानी क्या है, क्यों उसने अपनी जान गंवा दी या किसी ने उसकी जान ली, ये सामने आया ही नहीं। लेकिन टीम इन्वेस्टिगेशन में अभी भी लगी हुई है। वहीं एसआईटी की टीम ने अलका को निर्दोष करार दिया और जल्द ही अलका के रिहा होने की भी उम्मीद है।
पर फिलहाल अलका जेल में ही है। टीम की इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या सामने आना बाकी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा अभ्युदय के साथ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली केस फाइल के साथ।